नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस सिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की सीरीज के अंदर साथियों आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर भारत के मैदानों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में पढ़ रहे थे। मैदानों की साथियों मैं बात करूं तो मैदानों के अंदर मैंने आपको बता दिया था, अभी मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है साथियों, कि जब कभी कोई भी नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तो उस पूरी की पूरी नदी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, पूरी प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, जिसको बहुत सारी चीज़ें वो साथ में लेके आती है और कुछ छोड़ के चली जाती है और कुछ आगे बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इन सभी से क्या होता था साथियों, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण होता था। उत्तर भारत के मैदानों की बात करें तो साथियों हमने कितने भागों के अंदर इनको बांट के पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, उत्तर भारत के मैदान के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे साथियों, हम पढ़ रहे थे सबसे पहले तो एक तो राजस्थान के मैदान आ जाएंगे, पंजाब हरियाणा के मैदान आ जाएंगे। इसके बाद में साथियों गंगा नदी का अपवाह तंत्र आता था, जिसके अंदर गंगा नदी के मैदान आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट के अंदर क्या आता था साथियों, जिसके अंदर आता था ब्रह्मपुत्र नदी के विशाल मैदान। तो ये सारे के सारे क्या थे साथियों, ये प्रादेशिक विभाजन के आधार पे इनको बांट के हमने पढ़ लिया था। अभी राजस्थान के अंदर कैसे होते हैं, पंजाब हरियाणा के अंदर कैसे होते हैं, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी को तीन भागों के अंदर बांटा था, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। और इसके बाद में साथियों ये थी ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत सारे मैदानों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो कि निर्माण किस प्रकार से होता है साथियों, सबसे पहले मैं आपको उसका क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ, और उसके बाद में साथियों हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनको कणों के आधार पर मैदानों का निर्माण। प्रादेशिक विभाजन के आधार पे तो हमने पढ़ लिया था अभी किन किन प्रदेशों के अंदर इनका निर्माण होता है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार से पढ़ लिया था। लेकिन इसके बाद में साथियों किस प्रकार से निर्माण होता है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से कोई भी नदी निकलती है और ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर अपना जल गिराती है। इसको साथियों हमने तीन भागों के अंदर बांटा था नदी को, तीन भागों के अंदर, ये तीसरी अवस्था थी, ये दूसरी थी और ये पहली थी। देखो यहाँ से जब नदी निकलेगी तो ये पहाड़ी पे है नदी, और पहाड़ी से जब नीचे आएगी नदी, तो आपको पता है जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो पानी की स्पीड भी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो वो कटाव भी करेगी, कटाव करेगी तो उसके साथ में क्या क्या होगा, जल स्तर भी उसका हाई होगा। ठीक है, तो इसके बाद में साथियों स्पीड भी ज़्यादा होगी, ढलान भी ज़्यादा होगी और कटाव भी ज़्यादा करेगी। इसके बाद में नदी ज़मीन पे आ जाएगी, ज़मीन पे स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड कम होगी, ढलान भी, क्योंकि ज़मीन पे आ गई, ज़मीन तो समतल होती है, और ज़मीन पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ढलान भी कम हो जाएगी, और कटाव के साथ साथ में यहाँ पे नदी क्या करना शुरू कर देती है साथियों, दूसरी अवस्था के अंदर जमाव करना शुरू कर देती है। तीसरी अवस्था साथियों जो अंतिम स्टेज जिसको बोला जाता है, नदी अंतिम स्टेज पे आ गई। अभी देख लेना यहाँ पे जो स्पीड होगी ना पानी की वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में साथियों दूसरा क्या है, ढलान आ जाएगी, ढलान भी बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ढलान बिल्कुल कम, और जमाव करेगी। तीसरी अवस्था के अंदर क्या करेगी साथियों, नदी जमाव करेगी। तो जहां पे जमाव करती है नदी, वहां पे इस कटाव और जमाव के पूरी प्रोसेस को उत्तर भारत के विशाल मैदानों का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, ये सारी की सारी बातें साथियों हम पिछली क्लास के अंदर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा ना, उसका क्या नाम होगा, इनको कणों के आधार पे किस प्रकार से इनको बांटा जाता है। किसके आधार पे साथियों, कणों के आधार पे इनको किस प्रकार से बांटा जाता है। देखो कणों के आधार की बात करूं ना साथियों, तो कणों के आधार पे इनको चार भागों के अंदर बांटा जाता है, कणों के आधार पे। कणों के आधार पर कितने भाग, चार भाग। कौन कौन से साथियों, कणों के आधार पे कितने भाग हो जाएंगे इसके, कणों के आधार पे साथियों इनको चार भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर बांटा जाता है कणों के आधार पे, कणों के आधार पे इनको साथियों चार भागों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, अभी देख लेना कणों के आधार की मैं आपको बात बता दूं। ये साथियों इसको चार भागों के अंदर हम बांटने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।
ये इसका पहला भाग हो जाएगा, ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा, ये इसका तीसरा भाग हो जाएगा और ये इसका चौथा भाग हो जाएगा। अभी देख लेना, ध्यान से समझ लेना किस प्रकार से कणों के आधार पे इसको चार भागों के अंदर बांटा जाता है। नदी जब ऊपरी अवस्था के अंदर यहां से होगी ना साथियों, और नदी की तीन अवस्थाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। पहली अवस्था, फिर यहाँ से दूसरी अवस्था, और यहाँ से शुरू होती है साथियों इसकी तीसरी अवस्था। अभी देख लेना, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो अपने साथ में बड़े बड़े क्या लेके आएगी साथियों, पहाड़, पर्वतों के टुकड़े, छोटे छोटे कंकर पत्थर, ये सारा कुछ लेके आएगी। तो पहली अवस्था के अंदर ना नदी के साथ में जो मटेरियल आएगा वो क्या आएगा साथियों, वो बड़ा बड़ा मटेरियल होगा। क्या होगा, बड़ा बड़ा मटेरियल काट के लाएगी। ठीक है, चार अवस्थाओं के अंदर पहली अवस्था के अंदर साथियों नदी के पास में जो मटेरियल होगा उसका साइज क्या होगा, उसका बड़ा साइज होगा। अभी देख लेना, जो बड़ा साइज होगा ना इसको क्या कहा जाएगा साथियों, इसको बोला जाता है भाबर। क्या बोला जाता है, भाबर बोला जाता है। पूरी की पूरी डिटेल के अंदर इसकी व्याख्या भी लिखाऊंगा किस प्रकार से निर्माण करते हैं पहली अवस्था के अंदर। ठीक है, पहली अवस्था आपने समझ ली भी, भाबर किसको बोला जाता है। भाबर जो होता है बिल्कुल, जो नदी पहाड़ से जस्ट नीचे गिरती है ना, जैसे ये पहाड़ तक, यहाँ तक पहाड़ है, यहाँ से अब नदी जैसे ही जमीन पे आएगी, तो जमीन पे जैसे ही नदी आएगी ना, तो जो बड़े बड़े कंकर पत्थर नदी अपने साथ में लेके आएगी वो सारे के सारे नदी यहाँ पे क्या कर देगी, यहाँ पे रखना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, यहाँ पे नदी रखना कंकर पत्थर, क्योंकि अभी यहाँ पे दूसरी अवस्था के अंदर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जो साथ में आए हैं नदी के, वो यहाँ पे ही रुकेंगे, आगे ये जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था भी, जब नदी अपनी दूसरी अवस्था यानी मध्य अवस्था के अंदर आती है ना, तो नदी की पानी की स्पीड क्या हो जाती है साथियों, कम हो जाती है। एक तो पानी की स्पीड कम होने के कारण बड़े पार्टिकल को नदी आगे नहीं ले जा पाती, दूसरी पानी की स्पीड एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण साथियों इसका क्या हो जाएगा, ढलान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ढलान बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो पानी की स्पीड कम होना और दूसरा ढलान कम होना, जिसकी वजह से नदी जो बड़े मटेरियल अपने साथ में लेके आती है उनको जस्ट यहाँ पे छोड़ देती है। इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको बोला जाता है भाबर। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है भाबर बोला जाता है। ठीक है, भाबर बोला जाता है। ठीक है, अभी देख लेना, ये इतने बड़े बड़े पत्थर और चीजें होती है ना, इतने बड़ा बड़ा ये मटेरियल होता है, जब नदी अपने साथ में लेके आती है तो इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अभी जब नदी इनके अंदर, जब नदी का पानी जाएगा ना, तो नदी का पानी जमीन के ऊपर नहीं दिखाई देता। ये इतने बड़े बड़े होते हैं भी, नदी का पानी इनके बीच में से चलता है। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से चलता है और हमें लगता है भी यहाँ पे नदी गायब होगी, वो गायब नहीं होती। वो बड़े बड़े पत्थरों के कारण, बड़े बड़े पत्थर पत्थर आते हैं ना जो साथ में, उनके साथ उनके अंदर पानी चलने लगता है, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है भी नदी गायब होगी। तो पहली अवस्था के अंदर क्या होता है साथियों, पहली अवस्था के अंदर नदी के साथ में जो बड़े बड़े पार्टिकल आते हैं नदी उनको जमीन के ऊपर छोड़ देती है। अभी जैसे ही नदी इन अवस्थाओं को, पहली अवस्था को पार करके आगे की तरफ जाएगी, आगे जाएगी ना नदी, इस प्रकार से कई छोटी छोटी नदियां निकलेगी इस पत्थरों में से, कई छोटी छोटी नदियां। और ये जो छोटी छोटी नदियां निकलेंगी ना साथियों, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है तराई का क्षेत्र। क्या बोला जाता है, तराई का क्षेत्र बोला जाता है, या आप बोल सकते हो दलदली क्षेत्र। क्या बोला जाता है साथियों, इसी को दलदली क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अभी दलदली क्षेत्र के अंदर क्या होगा सर, दलदली क्षेत्र के अंदर साथियों क्या होगा, दलदली क्षेत्र, यहाँ पे तो बड़े बड़े पार्टिकल थे, क्या थे साथियों, यहाँ पे तो बड़े बड़े पार्टिकल थे, लेकिन दलदली क्षेत्र के अंदर क्या होगा, दलदली क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा छोटा साइज होगा, थोड़ा कम आकार। क्या होगा, दलदली क्षेत्र के अंदर साथियों थोड़ा कम आकार होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं साथियों, जिसको हम तराई का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप चीज आपको याद रखनी है, विकर्णों के आधार पे किस प्रकार से इसको बांटा जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र के अंदर साथियों जो मिट्टी का साइज होगा या कणों का साइज होगा वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या बिल्कुल ही बारीक बारीक होगा। बाबर से आप इसका छोटा साइज कह सकते हो। ठीक है, इसको दो भागों के अंदर बांटा जाता है, एक तो इसको बोला जाता है साथियों तराई, और तराई के साथ में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साथियों दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र, दलदल का निर्माण होता है ना, वो नदी की दूसरी अवस्था के अंदर ही होता है। समझ में आ गया, दूसरी अवस्था। अभी तीसरी अवस्था के अंदर क्या होगा साथियों, तीसरी अवस्था के अंदर जैसे ही नदी का दलदली क्षेत्र खत्म होगा,
आगे नदी क्या करेगी साथियों, आगे जो अपने साथ में मिट्टी लेके आई है, ठीक है, आगे जो अपने साथ में मिट्टी लेके आई है, फिर उसका क्या करेगी साथियों, मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा साथियों, मिट्टी का जमाव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी का जमाव, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे साथियों, जिसको हम नाम देंगे भागर का, जिसको हम नाम देंगे भांगर का, ठीक है। अभी मिट्टी के अंदर साथियों बिल्कुल ही छोटा छोटा सा साइज होगा, बिल्कुल तराई से छोटा साइज किसके अंदर होगा साथियों, मिट्टी के अंदर होगा। क्या आ जाएगी साथियों, मिट्टी आ जाएगी, बजरी आप इसको बोल सकते हो, जो बजरी होती है ना, ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है साथियों, जिसको भागर बोला जाता है। और एक दूसरा नाम इसका और होता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है साथियों पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़। अभी आ जाएगी साथियों नदी की अंतिम अवस्था, यहां से लेके बंगाल की खाड़ी तक। अभी इसके अंदर बिल्कुल ही जो रेत आएगी ना नदी के साथ में, जिसको बरेती आप लोगों ने देखा होगा, नहरों के अंदर से बरेती निकलती है ना बरेती, जब नहर के अंदर पानी चलता है और जब नहर बंद हो जाती है उसके बाद में बारीक बारीक सीमेंट के रंग जैसी एक रेत निकलती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको बरेती के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है खादर। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है खादर, यानी नई जलोढ़। सबसे अगर उपजाऊ मिट्टी होती है तो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन सी, ये जब हम इसकी मिट्टियां पढ़ेंगे ना, इसका आकार साथियों बिल्कुल ही छोटा छोटा होगा, बिल्कुल ही छोटा छोटा इसका क्या होगा, आकार होगा, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है साथियों। किस किस नाम से जाना जाता है, भांगर, भांगर के नाम से जाना, बाबर के नाम से जाना जाता है, तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, दलदली क्षेत्र जिसको बोला जाता है, भांगर के नाम से जाना जाता है, और अंतिम के अंदर इसको खादर के नाम से जाना जाता है। ये चार प्रकार के अंदर इसको मिट्टी के आधार पे साथियों बांटा जाता है। और जब खादर का क्षेत्र यानी नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र खत्म होगा तो उसके बाद में नदी नदी इसके अंदर क्या करेगी, बे ऑफ बंगाल के अंदर या इसके अंदर क्या करेगी साथियों, एक डेल्टा का निर्माण करेगी। क्या करेगी साथियों, एक डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार से हम इसको बांट के चार भागों के अंदर मिट्टी के आधार पे पढ़ सकते हैं। कौन कौन से हैं चार भाग साथियों, एक तो आ जाएगा भाबर, तराई, दलदली क्षेत्र जिसको बोला जाता है भांगर, और खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये पढ़ा साथियों पूरा का पूरा मिट्टी के आधार पे या कणों के आधार पे जो विभाजन किया जाता है, वो विभाजन आपके क्या है साथियों, बिल्कुल विभाजन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना, चार प्रकार से किस प्रकार, चार भागों के अंदर किस प्रकार से बांटा जाता है। अभी हम साथियों इनको क्या करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, कितने, एक एक करके इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको किसका नाम देना है, सबसे पहले साथियों आप नाम दोगे भाबर का, किसका नाम दोगे, भाबर। भाबर के अंदर साथियों किस प्रकार से आप लिखोगे, थ्योरी के अंदर अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो उसके अंदर सर आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट जो इसके अंदर लिखोगे, भाबर का निर्माण, भाबर का निर्माण हिमालय के बिल्कुल पास में होता है। समझ में आ गया, बिल्कुल पास में कैसे होगा, तो बिल्कुल पास में ये देख लेना, जहां पे नदी की पहली अवस्था खत्म होगी वहां तक तो चलेगा हिमालय, क्योंकि ढलान पर थी नदी। जैसे ही पहली अवस्था खत्म होगी वहां पे नदी अपना जो बड़े बड़े पार्टिकल अपने साथ में लेके आई है वहां पे जमाना शुरू कर देगी, तो जिसको बोला जाता है भागर। तो बिल्कुल हिमालय के पास हुआ या नहीं हुआ, जी सर हुआ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, इस मलबे के अंदर बड़े बड़े पत्थर कंकड़ आते हैं।
दूसरा क्या लिखोगे साथियों, इस मलबे के अंदर बड़े बड़े कंकर और पत्थर आते हैं। इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंकर पत्थर आते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट साथियों, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, दूसरा क्या है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर आते हैं। मैंने आपको बोला था भी नदी ढलान कम हो जाएगी और नदी आगे ले जाने के लिए क्या होगी, उसके अंदर असमर्थ होगी। बड़े बड़े पत्थर होने के कारण नदियां बाबर क्षेत्र में गायब हो जाती हैं। अब ये गायब नहीं होती, नदियों का जो पानी होता है ना, वो जमीन के अंदर या पत्थरों के नीचे चलना शुरू कर देता है, और हमें क्या लगता है, हमें लगता है नदी गायब हो गई। और चौथा और अंतिम पॉइंट लिखोगे, यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता। कृषि कैसे करोगे इसके ऊपर आप, जब बड़े बड़े पत्थर हैं तो पत्थरों के अंदर कृषि नहीं की जाती। समझ में आ गया पहला क्या है। तो दूसरा क्षेत्र, दूसरा किसको बोला जाता था साथियों, दूसरा जो हमारा टॉपिक था उसको बोला जाता था तराई। क्या बोला जाता था साथियों, उसको बोला जाता था सर तराई के नाम से उसको हम जानते थे। तराई के नाम से जानते थे। आप लिखोगे तराई के अंदर, बाबर को पार करने के बाद नदी कई सरिताओं, नदी को बोला जाता है के अंदर या सरिताओं के द्वारा बाबर क्षेत्र से बाहर निकलती है। क्या करती है, बाहर निकलती है। इस कारण यह क्षेत्र, इस कारण बाहर निकलती है, इस कारण यह क्षेत्र नमी मुक्त, क्योंकि नमी मुक्त खत्म हो जाएगी, पत्थरों के अंदर से पानी निकलेगा, नमी मुक्त तथा दलदली क्षेत्र कहलाता है, जिसे तराई कहा जाता है, जिसे तराई कहा जाता है। पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा क्या है, तराई क्षेत्र में साथियों प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और तीसरा पॉइंट साथियों, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट यह है लिखोगे, यहाँ चावल गन्ना ज्वार, यहाँ चावल जिसको चोना कहा जाता है, चावल गन्ना ज्वार आदि फसलों की
खेती की जाती है। आदि फसलों की क्या की जाती है साथियों? खेती की जाती है। समझ में आ गया? तराई का क्षेत्र, इसको पूरा का पूरा क्या बोला जाता है साथियों? तराई का क्षेत्र बोला जाता है। अभी तो सबको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से तराई का क्षेत्र बनता है। ठीक है। इसके बाद में साथियों क्या लिखोगे? 4 नंबर पे, 3 नंबर पे जो हमारा टॉपिक आता है उसको बोला जाता है भांगर। भांगर जिसको क्या बोलते हैं साथियों? जिसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। अभी इसके अंदर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? भी पुरानी जलोढ़ का निर्माण किस प्रकार से होता है। पुरानी जलोढ़ है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो, नदी जब आएगी ना, जमीन के ऊपर आएगी, तराई क्षेत्र को पार करके नदी जब जमीन के ऊपर आती है तो नदियों द्वारा, इसके अंदर क्या लिखोगे साथियों? नदियों द्वारा नदियों द्वारा साथियों क्या किया जाता है? अपने साथ बहाकर लाई गई, अपने साथ बहाकर लाई गई नदियों द्वारा अपने साथ में जो बहाकर लाई जाती है ना, क्या बहाकर लाई जाती है? अभी नदियां तो मिट्टी लेके आएगी, और क्या लेके आएगी? लाशें तो लेके आने से रही। मिट्टी को जब वह अपने फैलाव के कारण, अब ये फैलाव कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। फैलाव के कारण मैदान में छोड़ती है, उसी से भांगर का उसी से भांगर का क्या होता है साथियों? भांगर का निर्माण होता है। अब इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? इसका निर्माण होता है साथियों, जैसे नदी के अंदर क्या आएगी साथियों? जैसे नदी के अंदर बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है? नदी का जो पानी इधर उधर फैलता है, और जब नदी का पानी फैलता है और वो वापिस अपने स्थान पे आ जाती है नदी, तो जो मिट्टी छोड़ के आएगी, अभी समझ लेना, जैसे ये एक नदी आ रही है, ठीक है? ये एक नदी आ रही है, ऊपर से नदी आ रही है। अभी आप मान लो भी इस नदी के अंदर क्या आ गई साथियों? इस नदी के अंदर कोई बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आएगी तो नदी का पानी आपको पता है यहाँ तक फैलेगा, फैलेगा यहाँ तक, इस साइड भी फैलेगा और इस साइड भी फैलेगा, फैलेगा इस साइड। जैसे ही ये नदी का पानी फैलेगा, और नदी का पानी जब फैलेगा तो नदी के साथ में जो मिट्टी जाएगी ना, अभी नदी का पानी तो जब बाढ़ शांत हो जाएगी, वो तो नदी का पानी तो वापस नदी के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन जो नदी यहाँ पे मिट्टी लेके गई थी ना, ये मिट्टी ही यहाँ पे रह जाएगी। इस क्षेत्र के अंदर क्या बच जाती है? सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बच जाती है। पानी तो दोबारा इसके अंदर आ ही जाता है जब बाढ़ सही हो जाती है। तो जो मिट्टी बच जाती है ना साथियों, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को भांगर बोला जाता है, या इसको क्या बोला जाता है साथियों? पुरानी जलोढ़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको भांगर बोला जाता है, या पुरानी जलोढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। इस मिट्टी में क्या होते हैं साथियों? इस मिट्टी के अंदर कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़ या बजरी का। इसमें कंकड़ आप लिख सकते हो, कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है। पुरानी जलोढ़ पता चल गई। अभी कंकड़ पाए जाते हैं तो ये आपको पता है अभी खेती के लिए भी उपयोगी नहीं होगी, नहीं होगी ना खेती के लिए उपयोगी। तो ये समझ में आ गया ना भांगर किसको बोला जाता है? भी जब नदी के अंदर बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण नदी का पानी फैलता है, और जैसे ही नदी का पानी फैलेगा तो नदी अपना जो अवसाद है, अपने साथ में मिट्टी बहाकर लाई है, वो अपनी अपनी स्थानों, बाढ़ के स्थानों पे नदी गिराएगी, और जैसे ही गिराएगी और वापस जब बाढ़ सही होगी तो वो मिट्टी वहां पर रह जाएगी, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको पुरानी जलोढ़ का नाम दिया जाता है। और अभी चौथी जो टाइप इसकी कणों के आधार पे जो चौथी टाइप साथियों इसकी बच गई, उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा साथियों? उसको बोला जाएगा खादर, यानी नई जलोढ़।
खादर, नई जलोढ़। अभी नई जलोढ़ किसको कहते हैं? नदियों द्वारा अपने साथ वह मिट्टी लाई जाती है मिट्टी जो नदी अपने साथ अपनी अंतिम अवस्था, बे ऑफ बंगाल, अंतिम अवस्था तक रखती है, उसको खादर बोला जाता है। यह खेती के लिए बहुत उपयोगी है। खेती के लिए क्या है साथियों? बहुत उपयोगी है। अभी किस प्रकार से होता है इसका निर्माण? ये देखो, मैं आपको फिर से डायग्राम बना के बता रहा हूँ। ये नदी चल रही है, अभी नदी के अंदर जैसे ही साथियों बाढ़ आएगी, बाढ़ आ गई नदी के अंदर, नदी का पानी यहाँ तक फैल गया। ये प्रक्रिया किसके अंदर होती थी? ये प्रक्रिया होती थी साथियों बांगर के अंदर। किसके अंदर होती थी? बांगर के अंदर। अब यहाँ पे जो मिट्टी रुकेगी इसको क्या बोला जाता था? इसको कणों के आधार पे जो तीसरा प्रकार था इसको भांगर बोला जाता था। अभी आप देखोगे कुछ समय के बाद में ये जो यहाँ पे रेत है ये हवा के साथ में क्या हो जाती है साथियों? उड़ जाती है, या मिट्टी अपने आप ही गायब हो जाती है। ठीक है, गायब होगी। अभी फिर से दोबारा जब आएगी ना बाढ़ आएगी, फिर से यहाँ पे नई मिट्टी क्या करेगी? नई मिट्टी फैलेगी। उस नई मिट्टी को ही क्या बोला जाता है साथियों? उस नई मिट्टी को ही नई जलोढ़ या खादर के नाम से इसको जाना जाता है। ये फसल के लिए क्या होती है साथियों? उपयोगी होती है। या आप इसको बोल सकते हो भी जो मिट्टी नदी की अंतिम अवस्था तक नदी के साथ में रहती है, बारीक कण बरेती, जिसको बिल्कुल बारीक रेत के नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको खादर के नाम से हम जानते हैं। तो साथियों ये था कणों के आधार पे, जो मिट्टी का या कणों के आधार पे उत्तर भारत के मैदानों का क्या होता था साथियों? निर्माण। अभी कल की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे साथियों? कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये किस किस प्रकार से किन किन मैदानों का निर्माण करते हैं और किन किन राज्यों के अंदर इनका निर्माण फैला हुआ है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मैदानों का निर्माण करती है, मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में कल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो ये था साथियों कणों के आधार पे चार प्रकार से इनको बांटा जाता था, भंबर, तराई क्षेत्र और खादर और बांगर के नाम से इसको हम जानते थे। ठीक है साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए साथियों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।